Hello students, I am your SST faculty Priyesh, and today we are going to study the sixth part of class 7th history, and the name of this chapter is the Delhi Sultans. Okay, the Delhi Sultans. So in fifth part, what we all have studied, what we have learned in this chapter till now, I am going to discuss all that in a summarized way, and after that we are going to start the further topics of this chapter. Okay. So firstly, first thing that we learned in part 5 was Bandgan system. Okay. Bandgan system. What was a Bandgan system? Bandgan system was a practice of buying or selling laborers or peasants for military purposes and then training them for special ranks in king's court or ruler's court. Okay. So Bandgan system, the peasants were also given the special ranks. Special ranks भी दिए गए थे जैसे कि barber, gardener, sometimes governors and high military officials. So in Bandgan system, basically the peasants were bought or sold from one kingdom to another for military purposes. Okay. Second thing that we studied was commander's rule. Okay. Commander's rule और इक्तादारी सिस्टम. इसमें क्या पढ़ा था? इक्तादारी सिस्टम. ठीक है. कमांडर्स रूल या इक्तादारी सिस्टम में क्या होता था? कमांडर्स रूल में एक रूलर अपने किंगडम के कई सारे टुकड़े करता था और हर टुकड़े को एक गवर्नर रूल करता था, एक कमांडर रूल करता था. दैट इज व्हाई दिस सिस्टम और दिस रूल वाज नोन एज कमांडर्स रूल. ठीक है. छोटे छोटे टुकड़ों में एक एक इक्ताज बना दिया जाता है, छोटे छोटे टुकड़ों के गवर्नर बना दिए जाते थे जिसको कि उस किंगडम को इक्ता कहते थे और उस किंगडम के गवर्नर को इक्तादार कहते थे. ठीक है. सो दिस वाज कमांडर्स रूल. After commander's rule, we studied about the third thing that we studied about was taxes levied. Taxes levied का मतलब क्या है कि कितने टाइप्स के टैक्स दिल्ली सुल्तान के टाइम लगते थे, कमांडर्स रूल के टाइम लगते थे, और जो गवर्नर बनता था एक किंगडम का उस गवर्नर का क्या रोल होता था, क्या काम गवर्नर करता था. ठीक है. सो जैसे कि मैंने बताया था कि गवर्नर का बेसिक काम ये होता है कि वो अपने किंगडम की डेवलपमेंट को या वहाँ की जो प्रजा है, वहाँ के लोग जो है उनके बारे में पता करे. ठीक है. और उसके बाद उसको रिपोर्ट करना होता था रूलर के अंडर में. ठीक. इसके बाद बात आती है टैक्सेस डिवाइड की. तो टैक्स कलेक्ट करना भी गवर्नर का ही काम था. अपने एरिया में, अपने किंगडम में, अपने इक्ता में वो टैक्स कलेक्ट करता था अपने लोगों से. ठीक है. तीन चीजों पे टैक्स लगाया गया था इक्तादारी सिस्टम में. पहली चीज जो थी वो थी क्रॉप्स या कल्टीवेशन पे. क्रॉप्स और कल्टीवेशन. ठीक है. क्रॉप्स या कल्टीवेशन पे टैक्स लगाया गया था. इसका नाम था खरज. ठीक है. इसी को खरज भी कहते थे. ठीक. दूसरी चीज कैटल्स पे लगाया गया था टैक्स. कैटल पे. कैटल यानी कि जानवरों पे भी टैक्स लगा था. यानी कि जो लोग वहां पे जानवर पालते हैं, जितने जानवर पालेंगे उसके हिसाब से उन्हें टैक्स देना होगा. ठीक. तीसरी चीज, द थर्ड थिंग वाज हाउसिंग. हाउसिंग का मतलब ये है कि जो घर दिल्ली सुल्तान या फिर रूलर के थ्रू में अलॉट किए जाते थे उस पे भी उन्हें टैक्स देना होता था. ठीक. तो तीन टाइप के टैक्स हमने पढ़े. इसके बाद मैंने बताया था कि अलाउद्दीन खिलजी के रीग में और मोहम्मद बिन तुगलक के रीग में क्या क्या हुआ था. ठीक. कैसे उन्होंने टैक्सेस को कलेक्ट करना शुरू किया, कैसे उन्होंने इक्तादारी सिस्टम को खत्म किया. ठीक है. ये चीजें बेसिकली मैंने बताई. ठीक. सो अलाउद्दीन खिलजी, व्हेन अलाउद्दीन खिलजी वाज सुल्तान. ठीक है. अलाउद्दीन खिलजी जब सुल्तान था तो उसने क्या किया. ठीक है. बेसिकली उसने क्या किया, जो गवर्नर के हाथ में टैक्सेस का कलेक्शन था वो उसने डायरेक्ट अपने हैंडल में कर लिया. ठीक. अपने हैंडल में करने से क्या हुआ, जो गवर्नर के हाथ में सैलरी जाती थी थ्रू टैक्सेस,
ठीक है, वो डायरेक्टली उसके अंडर में आने लगी, अलाउद्दीन खिलजी के अंडर में। ठीक, उसके बाद ही इम्पोज अ लॉट अमाउंट ऑफ टैक्स ऑन दैट गवर्नर, गवर्नर के ऊपर भी टैक्स इम्पोज कर दिए गए कि एक तो उसे कलेक्शन करने से मना कर दिया, दूसरी चीज ये थी कि जो उसके पास था उसके हिसाब से उसे परसेंटेज वाइज टैक्स रूलर को या अलाउद्दीन खिलजी को देना पड़ता था। ठीक, उसके बाद शुरू हुआ मंगोल अटैक्स। ठीक है, मंगोल अटैक्स के बारे में मैंने बताया, मंगोल अटैक्स। ठीक है, मंगोल अटैक्स, पहला मंगोल अटैक किसके अंडर में हुआ था? चंगेज खान। ठीक है, चंगेज खान वाज द फर्स्ट कमांडर हु लेड मंगोल अटैक्स इन इंडिया। ठीक है, in 1219 Mongol attacks was first initiated by Genghis Khan। ठीक है, Genghis Khan in 1219, 1219 में मंगोल अटैक की शुरुआत हुई जंगेज खान के द्वारा। ठीक है, ये सारी चीजें मैंने बताई। ठीक है, इसके बाद जो बेसिक जो मेन टॉपिक मैंने कवर किया था वो था अलाउद्दीन, स्टेप्स टेकन बाय अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद बिन तुगलक टू सर्वाइव टू डिफेंड मंगोल अटैक्स। ठीक है, अपने राज्य में मंगोल अटैक्स को कैसे अलाउद्दीन खिलजी ने और मोहम्मद बिन तुगलक ने कैसे सर्वाइव किया, ये स्टेप्स मैंने बताया। ठीक है, आज उसे एक बार फिर से रिपीट करेंगे। ठीक है, उसके बाद एक लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का बचता है, उसे खत्म करके फिर इस चैप्टर को क्लोज करेंगे। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट a very important topic of this chapter, and the name of the topic is steps taken by Alauddin Khilji and मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक और अलाउद्दीन खिलजी ने ऐसे कौन कौन से स्टेप्स लिए थे ताकि वो मंगोल अटैक्स को रोक सके या उनके ऊपर फिर से आक्रमण कर सके। ठीक है, तो लाइन वाइज इसी को हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जब हम इस डिस्कशन में घुसते हैं उसके पहले दो कॉलम हैं। ठीक है, एक तरफ होंगे अलाउद्दीन खिलजी, एक तरफ होंगे अलाउद्दीन खिलजी और यहाँ मोहम्मद बिन तुगलक या मोहम्मद तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक एक ही आदमी का नाम। ठीक है, सो इन दोनों ने क्या क्या स्टेप्स लिए थे इसके बारे में हमें डिस्कशन करना है। ठीक है, तो जब मंगोल अटैक्स का स्टार्टिंग हुआ इंडिया में, ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी के तो पूरे उनके जो रूल था इनका, ठीक है, इनके रीन टोटल इनके रीन में या इनकी रूलिंग ईयर्स में मंगोल अटैक्स होते रहे, बट मंगोल अटैक वाज इनिशिएटेड इन मोहम्मद बिन तुगलक रीन ओनली इन हिज अर्ली ईयर्स। मतलब कि जब मोहम्मद बिन तुगलक नए राजा बने थे, when he started ruling, then only he was facing मंगोल अटैक्स। ठीक है, मंगोल अटैक्स की जो सर्वाइवल थी या फिर स्टार्टिंग थी वो इनके स्टार्टिंग ईयर्स में। ठीक, सो अलाउद्दीन खिलजी के राज्य में दो बार मंगोल का हमला हुआ था। ठीक है, एक हुआ था 1299 टू 1300 और दूसरा हुआ था 1301 टू 1302। इन दो सालों के बीच में बहुत ज्यादा मंगोल हमले हुए थे अलाउद्दीन खिलजी के राज्य में। ठीक है, सो अगर हम बेसिक सबसे पहले डिफेंसिव मेजर की बात करते हैं इन दोनों राजाओं की। ठीक है, तो सबसे पहला जो स्टेप इन दोनों ने लिया था वो ये था, दे बोथ, सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी की बात करते हैं। ठीक है, ही स्टूड अ लॉन्ग स्टैंडिंग आर्मी, ठीक है, एक बहुत बड़ी सेना, पैदल सैनिकों की सेना अलाउद्दीन खिलजी ने स्टार्ट की या फिर फॉर्मेशन किया उसका। ठीक है, तो इतनी बड़ी सेना का फॉर्मेशन किया क्यों गया? ठीक है, क्योंकि मंगोल की जो अटैक्स होते थे वो बहुत ही लार्ज नंबर ऑफ सैनिक के साथ वो भी इतने अटैक्स करते थे। सो दैट इज व्हाई टू डिफेंड देम, ठीक है, उनसे डिफेंसिव वे में लड़ाई करना या फिर उनके ऊपर उनके बराबरी का हमला करने के लिए इन दोनों राजाओं ने
बहुत बड़ी पैदल सैनिकों की सेना या स्टैंडिंग आर्मी का फॉर्मेशन किया। सो द फर्स्ट स्टेप दैट वाज आल्सो टेकन बाय मोहम्मद तुगलक वाज ही आल्सो स्टूड a large standing army। ठीक है, स्टैंडिंग आर्मी का मतलब क्या है? पैदल सैनिकों की सेना। ठीक है, 3-4 टाइप्स की सेना होती है। ठीक है, घुड़सवार होते हैं या फिर हॉर्स राइडर्स। ठीक है, फिर होती है स्टैंडिंग आर्मी। स्टैंडिंग आर्मी का मतलब जो शस्त्र हाथ में लेकर के पैदल दौड़ते हैं। ठीक, सो द फर्स्ट स्टेप दैट वाज टेकन बाय बोथ द रूलर्स वाज they both stood a long standing army। Okay, so the second step that was taken by Alauddin Khalji was he developed new garrison town named सीरी नाम के एक गैरिसन टाउन का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने किया। ठीक है, गैरिसन टाउन क्या होता है? गैरिसन टाउन जो वर्ड है इस चैप्टर में बहुत टाइम मैंने यूज किया है। ठीक है, सो गैरिसन टाउन इज अ सेटलमेंट और इट इज अ फोर्टिफाइड सेटलमेंट। फोर्टिफाइड सेटलमेंट का मतलब ये होता है खाली इलाका, मैदानी इलाका। ठीक है, सो इट इज अ सेटलमेंट व्हिच इज यूज्ड टू प्रैक्टिस वॉरफेयर। वॉरफेयर की प्रैक्टिस करने के लिए, लड़ाइयों की प्रैक्टिस या फिर उनका अभ्यास करने के लिए, या फिर दो सेनाओं के मध्य जब लड़ाई होती है तो उस लड़ाई को अंजाम देने के लिए या उस लड़ाई को लड़ने के लिए जिस जगह का यूज किया जाता है उसे कहते हैं गैरिसन टाउन। ठीक है, सो गैरिसन टाउन का मतलब क्या है? अ प्लेस वेयर व्हिच इज यूज्ड फॉर वॉरफेयर और टू प्रैक्टिस वॉरफेयर। ठीक है, सो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया कि डिफेंसिव मेजर लेते हुए, ठीक है, डिफेंस के हिसाब से अगर देखा जाए, सो ही फर्स्टली स्टूड अ वेरी लॉन्ग स्टैंडिंग आर्मी आफ्टर व्हिच ही डेवलप्ड गैरिसन टाउन नेम सीरी। और इस तरह के बहुत सारे गैरिसन टाउनों का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी के राज्य में किया गया। क्यों? ताकि वो इजीली मंगोल अटैक्स पे नजर रख सके कि कब हो रहा है, कैसे होगा। ठीक है, और किस टाइप का आक्रमण वो इस बार करने वाले हैं, किस तरह की सेना का यूज करने वाले हैं और उनकी अटैकिंग जो रूल है, उनकी अटैकिंग कैपेबिलिटी क्या है, उसको जानने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने गैरिसन टाउन का निर्माण किया। ठीक है, सेकंड मेजर दैट वाज टेकन बाय मोहम्मद तुगलक वाज he instead of developing garrison towns, he emptied the residential areas of Delhi। ठीक है, and shifted his capital to दौलताबाद। ठीक है, दूसरा जो स्टेप मोहम्मद बिन तुगलक ने लिया कि उसने नए गैरिसन टाउनों का निर्माण नहीं कराया। इंस्टेड उसने क्या किया? Instead of developing garrison town, he emptied the residential areas of Delhi and shifted his capital from Delhi to दौलताबाद। ठीक है, तो उसने क्या किया कि नए गैरिसन टाउन का निर्माण कराने की बजाय उसने जो रेसिडेंशियल इलाके थे जहां पे लोग रहते थे उसको खाली करा के, ठीक है, उसको गैरिसन टाउन का रूप दे दिया। ठीक है, उसे लड़ाई का एक क्षेत्र बना दिया या फिर युद्ध क्षेत्र बना दिया। ठीक, सो इससे क्या हुआ कि इसने अपने रेसिडेंशियल एरिया को खाली करा दिया। ठीक है, इसके बाद इसने अपना कैपिटल दिल्ली से दौलताबाद को शिफ्ट कर दिया। तो शिफ्टिंग से बेसिकली हुआ क्या कि जो दिल्ली का रेसिडेंशियल इलाका था, वहां के जो लोग थे, दे बिकेम रिबेल्स एंड देयर स्टार्टेड रिबेलियन वॉर। ठीक है, रिबेलियन वॉर का मतलब ये है कि जब रिहायशी इलाके खाली कर दिए गए तो वो लोग रहेंगे कहां? सो बेसिकली just losing their homes was a very important
was very bad for the people of Muhammad bin Tughlaq's area. So that is why they started rebellion war. मतलब कि उन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक के खिलाफ विद्रोह कर दिया। विद्रोह करने से क्या हुआ कि रिबेलियन वॉर का शुरुआत हो गया। बट ड्यूरिंग द मंगोल अटैक्स, ठीक है, मंगोल अटैक्स के समय ये जो रिबेलियन वॉर था ये बहुत शांत था। बट जब रिबेलियन वॉर धीरे धीरे खत्म होने लगा, जैसे मंगोल अटैक्स जैसे जैसे खत्म होने लगा तो रिबेलियन वॉर की स्टार्टिंग हो चुकी थी, ठीक है। अब सेकंड स्टेप ये अलाउद्दीन खिलजी का था कि इसने नया गैरसन टाउन का निर्माण कराया और इसने अपने रेजिडेंशियल एरिया से खाली करा के उसको गैरसन टाउन का रूप दे दिया और अपने कैपिटल को दिल्ली से दौलताबाद की तरफ शिफ्ट कर दिया, ठीक है। So this was the second step that was taken by both the kings to survive Mongol attacks, ठीक है। अब थर्ड स्टेप की बात। अब जैसे कि पहले स्टेप में पता चल रहा है कि बहुत लंबी एक स्टैंडिंग आर्मी की फॉर्मेशन हुई थी, ठीक है। तो स्टैंडिंग आर्मी की फॉर्मेशन होने के बाद उस आर्मी को खाना भी खिलाना पड़ता है, ठीक है। तो खाना खिलाने के लिए या उसको उनको फीड करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया कि अपने इलाके में जितने भी उसके कल्टीवेशन वाले इलाके थे, सो ही इम्पोज्ड अ टैक्स दैट वाज कि हर कल्टीवेशनल फार्मर को या हर इलाके के इंसान को 50% ऑफ टोटल कल्टीवेशन एज अ टैक्स, everyone has to pay 50% of total cultivation as a tax to king just because they have to feed their standing army। मतलब कि हर आदमी को टोटल कल्टीवेशन का जितना भी अनाज उगेगा उस अनाज का 50% हिस्सा एज अ टैक्स देना था अलाउद्दीन खिलजी को, क्योंकि they have to feed the soldiers। So the third step was to feed the standing army 50% of the total cultivation और यील्ड का मतलब होता है उपजा हुआ अनाज, यानी कि कल्टीवेशन और यील्ड आर सिनोनिम्स ऑफ ईच अदर, ठीक है। कल्टीवेशन और यील्ड was to be paid as tax to the king, ठीक है। So अलाउद्दीन खिलजी imposed the tax of 50% of total cultivation or yield so that he is able to feed the standing army। अपनी सेना का पेट भरने के लिए उसने अपने राज्य में टोटल कल्टीवेशन पे, टोटल उपज पे, टोटल धन की उपज पे, धन नहीं अन्न की उपज पे 50% टैक्स लगा दिया, ठीक है। 50% टैक्स का मतलब अगर एक फील्ड में 500 टन्स ऑफ अनाज हुआ, ठीक है, कल्टीवेशन है 500 टन्स की, तो आउट ऑफ दैट 500 टन 250 tons of that cultivation is to be paid as tax to the king, okay। So this was the third step that was taken by Alauddin Khalji to survive Mongol attack and to feed the army, ठीक है। ये आर्मी को खिलाने के लिए इसने अपने लोगों पे 50% कल्टीवेशनल टैक्स लगा दिया, ठीक है। 50% एडिशनल टैक्स लगाने के बाद मोहम्मद बिन तुगलक ने तीसरा स्टेप क्या लिया था, लेट अस टॉक अबाउट दैट, ठीक है। इसके बारे में हम बात करते हैं। सो ही स्टार्टेड कलेक्टिंग टैक्स फ्रॉम द एरिया इन विच आर्मी लिव, या आर्मी जहां पे खड़ी थी उसी एरिया से मोहम्मद बिन तुगलक स्टार्टेड टू इम्पोज और टू कलेक्ट
टैक्सेस, ठीक है। टैक्स कलेक्ट करने के लिए इसने उसी एरिया को चुना जिस एरिया में आर्मी रहती थी या जिस एरिया में सेना तैनात थी कि वहां पे मंगोल के हमले हो सकते हैं, मंगोली हमले हो सकते हैं, ठीक है। सो ही स्टार्टेड कलेक्टिंग टैक्स फ्रॉम द एरिया इन व्हिच आर्मी लिव्ड। सेना जहां रहती थी उसी एरिया से टैक्स कलेक्शन शुरू हुआ। एंड इसके बाद इसने क्या किया कि जब इससे भी टोटल एक्सपेंस पूरा नहीं हुआ, ठीक है, इससे भी आदमी का पेट नहीं भरा जा सका, सो ही imposed एडिशनल टैक्सेस। एडिशनल टैक्सेस का क्या मतलब होता है कि जो रेगुलर टैक्स जनता देती थी उसके बाद इसने एडिशनल टैक्स लगा दिए जनता पे, मतलब कि अलग से कुछ और टैक्स एम्प्लॉय कर दिए जनता के ऊपर, ठीक है। सो दिस वाज द थर्ड स्टेप दैट बोथ द किंग्स टुक टू सर्वाइव मंगोल अटैक्स, ठीक है। सो अगला बेसिकली इस टैक्स में फायदा क्या हुआ कि टैक्स तो इन्होंने भी ऐसा ही लगाया, इन्होंने भी वैसे ही लगाया, ठीक है। सो बोथ किंग्स में बेसिकली डिफरेंस ये था कि अलाउद्दीन खिलजी ने जो टैक्स लगाया था वो हर किसी को पे करना था, ठीक है। हर किसी को पे करने का मतलब ये था कि टोटल मिला जुला करके आर्मी की फीडिंग हो जाती थी, ठीक। बट अगर हम बात करते हैं मोहम्मद बिन तुगलक की, ठीक है, तो उसने एक राज्य पे बहुत ज्यादा जोर दे दिया कि केवल इस एरिया के ही पीपल को टैक्स देना, ठीक है। तो उससे क्या होगा, उस राज्य के जो लोग थे उन्होंने क्या किया, मोहम्मद बिन तुगलक के खिलाफ आवाज उठाई। वो चाहते थे कि इतना ज्यादा टैक्स ना लिया जाए, ठीक है। सो मोहम्मद बिन तुगलक स्टार्टेड टॉर्चरिंग पीपल ऑफ दैट एरिया। उसने अपने उस राज्य के उस एरिया के लोगों के ऊपर टॉर्चर करना शुरू कर दिया और जबरदस्ती उनसे टैक्स वसूले जाते थे, ठीक है। सो ही imposed एडिशनल टैक्सेस, ठीक है। तो चौथा स्टेप जो अलाउद्दीन खिलजी ने लिया, अब हम चौथे स्टेप पे जाने से पहले ये बात करते हैं कि सेना को जरूरत किस किस चीज की पड़ती है, ठीक है। सबसे पहली चीज जरूरत पड़ती थी सेना को खाने की, ठीक है। दूसरी चीज जरूरत पड़ती थी रहने की, ठीक है। खाना, रहना और सैलरी, दीज वर द थ्री नीड्स दैट आर्मी नीडेड टू सर्वाइव, ठीक है। खाना, रहना और सैलरी। So these three things were kept in mind before standing a long standing army। मतलब कि इन तीन चीजों का बहुत खासा ख्याल इन दोनों राजाओं ने रखा था इतनी बड़ी सेना खड़ी करने से पहले, ठीक है। तो बेसिकली खाने के लिए तो मैंने बता दिया कि इन्होंने 50% ऑफ कल्टीवेशनल टैक्स लगाया। मोहम्मद बिन तुगलक ने एक एरिया से कल्टीवेशन को उठाना शुरू किया, उसके बाद उस एरिया से एडिशनल टैक्स भी लगा दिया, ठीक। उसके बाद टू पे देयर सैलरी, ठीक है। व्हाट वाज द स्टेप दैट अलाउद्दीन खिलजी टुक, ठीक है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने अपने राज्य में टोटल मतलब पूरी तरह से इक्तदारी सिस्टम को खत्म कर दिया, ठीक है। इक्तदारी सिस्टम खत्म करने से फायदा अलाउद्दीन खिलजी को ये हुआ कि सोल्जर्स या गवर्नर्स जब जाते थे टैक्स वसूलने, ठीक है, या टैक्स इकट्ठा करने, टैक्स कलेक्ट करने जब जाते थे तो जितना भी टैक्स मिलता था दे डिवाइडेड देमसेल्व्स, ठीक है। वो अपने ही बीच में उसे बांट लेते थे, किसी को ज्यादा मिलता था, किसी को कम मिलता था, ठीक है। तो इंस्टेड ऑफ collection of taxes by iqtadars, he started collecting taxes by his own, okay, and he started to pay taxes, he started to pay salary to their soldiers in cash. So to give salaries instead of to give salaries of army, he started to pay them in cash. So उसने क्या किया कि कैश पेमेंट करना शुरू कर दिया आर्मी को, ठीक है। आर्मी को कैश पेमेंट करने से फायदा क्या हुआ, नुकसान क्या हुआ, ठीक है। फायदा हुआ अलाउद्दीन खिलजी को, नुकसान हुआ आर्मी को, ठीक है।
क्यों? क्योंकि आर्मी को एक डिफाइंड अमाउंट ऑफ मनी उसने निर्धारित कर दी कि इतनी ही मनी दी जाएगी इतने टाइम के लिए, ठीक है। सो कैश में अगर वो 1000 रुपए देता है, सो ही हैज टू बी पेड फॉर ओनली 1000 रुपीज, कोई अदर चार्जेस अलाउद्दीन खिलजी को नहीं देने पड़ेंगे, ठीक है। दिस वाज द रीजन दैट आर्मी वाज फेसिंग लॉस, ठीक है। अब इक्तदारी सिस्टम में क्या था कि जितना ज्यादा टैक्स कलेक्शन होता था उस हिसाब से सैलरीज मिलती थी आर्मी को, ठीक है। बट इन कैश पेमेंट they have to be paid a small amount of money or a decided amount of money for a decided period. एक decided amount of money एक निर्धारित समय के लिए उन्हें मिलती थी, ठीक है। So this was, अब अलाउद्दीन खिलजी का इसमें फायदा कैसे हुआ? अलाउद्दीन खिलजी का फायदा इसलिए हुआ क्योंकि जो जब टैक्स कलेक्शन ज्यादा होता था, जो पैसा ज्यादा आर्मी के ऑफिशियल्स या फिर गवर्नर के पास चला जाता था, वो सारा पैसा अलाउद्दीन खिलजी के राजकोष में जमा होने लगा, ठीक है। सो दिस वाज द फोर्थ स्टेप दैट वाज टूक बाय अलाउद्दीन खिलजी टू पे द सैलरीज ऑफ हिज स्टैंडिंग आर्मी, ठीक है। अब इसी सैलरी को पे करने के लिए मोहम्मद तुगलक ने क्या किया, इसका डिस्कशन हम करते हैं, ठीक है। So before discussion of paying salaries, let us discuss about the currency that was used in Muhammad bin Tughlaq's reign, ठीक है। तो मोहम्मद बिन तुगलक के राज्य में कौन सी करेंसी, कौन सी मुद्रा चलती थी? मुद्रा, करेंसी आर सिमिलर वर्ड्स, ठीक है। करेंसी पैसा, ठीक है, मुद्रा एक ही वर्ड है, ठीक। तो मोहम्मद बिन तुगलक इंस्टेड ऑफ यूजिंग गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस, he started a new currency which whose name was टोकन करेंसी, ठीक है। टोकन करेंसी का यूज क्या था, क्यों इसकी इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा थी, और इसका बेसिक मतलब क्या था कि टोकन करेंसी क्यों लगाई, ठीक है। इसका डिस्कशन हमें करना है, ठीक है। तो टोकन करेंसी वाज अ टाइप ऑफ करेंसी व्हिच हैड लिमिट्स, ठीक है। टोकन करेंसी में क्या था कि एक लिमिट था उस पैसे का, उस टोकन का, ठीक है। इफ यू हैड टू पे 500 रुपीस, सो यू हैव, आपको 500 रुपीस का टोकन मिलेगा, ठीक है। टोकन मिलेगा तो अगर इफ यू आर यूजिंग दैट मनी, सो यू हैव टू यूज ओनली 500 रुपीस फॉर दैट टोकन। खाली आप 500 रुपए ही यूज कर सकते हैं बाय यूजिंग दैट टोकन। यू कांट यूज मोर देन 500 रुपीस और मोर देन द लिमिट ऑफ दैट टोकन, ठीक है। आप टोकन से ज्यादा की लिमिट यूज नहीं कर सकते, ठीक है। If the limit of token is of 1000 rupees, so you can't pay or you can't expend more than 1000 rupees. Okay? So token currency का फायदा ये था कि the salaries जो थी वो token currencies में पे करने लगा मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। So token currency it had limits, ठीक है। उसके पास लिमिट्स थे, ठीक है। लिमिट्स का क्या मतलब है कि टोकन करेंसी का एक निर्धारित लिमिट होता था कि इतने से इतने तक ही यूज किया जा सकता है, ठीक। टोकन करेंसी की यूजफुल में फिर उसने क्या किया, हाँ, he started paying his soldiers as token currencies, ठीक है। अब टोकन करेंसी का जैसे जैसे यूज शुरू हुआ तो टोकन करेंसी की वजह से महंगाई बढ़ने लगी, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी के भी राज्य में महंगाई बढ़ी थी, बट ही स्टार्टेड कैश पेमेंट्स, और उसने ये चीज तय करनी थी, छोड़ो इसको, नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट पॉइंट में डिस्कस करेंगे। सो जस्ट टू पे टोकन, जस्ट टू इंट्रोड्यूस टोकन करेंसी, ठीक है, ही स्टार्टेड पेइंग सैलरी इन टोकन करेंसी, ठीक है। टोकन करेंसी क्या थी? इट वाज मेड बाय चीप मेटल्स, इट वाज मेड बाय चीप मेटल्स, ठीक है। चीप मेटल्स में क्या क्या आते हैं? कॉपर, ब्रॉन्ज, टिन, ठीक है। इन सब धातुओं का यूज करके, मेटल्स का यूज करके सिक्के बनाए जाने लगे या फिर टोकन करेंसी बनाई जाने लगी, ठीक है। तो और जो उस टाइम के गोल्ड और सिल्वर के कॉइन्स थे उनको रोक दिया गया, ठीक है। जस्ट टू अवॉइड द यूज ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स, टोकन करेंसी वाज इंट्रोड्यूस्ड, ठीक है। तो जब चीप मेटल्स का यूज होने लगा तो जो मोहम्मद बिन तुगलक के राज्य के रहने वाले लोग थे उन्होंने क्या किया
कि दे स्टार्टेड टू सेव गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस। जब ये मेटल्स का यूज शुरू हो गया एज अ करेंसी, सो दे स्टार्टेड टू सेव गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस, क्योंकि वो जानते थे इस चीज को कि आने वाले समय में गोल्ड और सिल्वर कॉइंस की जो वैल्यू है वो बहुत हाई हो जाएगी। ठीक है, सो जस्ट टू सेव दैट इंपॉर्टेंट और वैल्यूएबल मेटल्स करेंसी, दे स्टार्टेड टू पे टैक्सेस इन टोकन करेंसी। ठीक है, वहां के जो लोग थे उन्होंने गोल्ड और सिल्वर के कॉइंस को बचाने के लिए दे स्टार्टेड टैक्स को पे करना शुरू कर दिया उन्होंने टोकन करेंसी का। ठीक है, टोकन करेंसी का यूज किया टू पे टैक्सेस। ठीक, so this was about the third thing that took place during मोहम्मद बिन तुगलक reign। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसके बाद जब जैसे जैसे टोकन करेंसी का यूज शुरू हुआ, इसके बाद इन दोनों लोगों ने क्या किया। ठीक है, दिस वाज a new kind of currency that was introduced during Muhammad bin Tughlaq's reign and that was named as token currency। ठीक है, token currency had limits, you can't use more than that limit। ठीक है, ना उससे कम ना उससे ज्यादा यूज कर सकते। ठीक है, so let us talk about the fifth step। ठीक है, so अलाउद्दीन खिलजी के राज्य में महंगाई बढ़ने लगी क्योंकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद हो गया। that was also a situation of लॉकडाउन। लॉकडाउन का मतलब क्या होता है, जब युद्ध छिड़ता है तो एक दूसरे देश से आयात और निर्यात यानी कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों बंद कर दिए जाते हैं। ठीक है, तो इससे असर क्या पड़ता है, इससे असर ये पड़ता है कि जो उस राज्य के लोग हैं, ठीक है, वो किसी दूसरे राज्य के सामान को यूज करते हैं, तो वो चीजें जब घटने लगती हैं तो कि जो उस एरिया के लोकल मर्चेंट्स होते हैं उस चीजों के दाम बढ़ा देते हैं। ठीक है, दाम बढ़ाने से क्या होता है, जैसे जैसे क्वांटिटी कम होती है, ठीक है, क्वांटिटी कम होने की वजह से दाम बढ़ जाते हैं। सो टू अवॉइड दिस इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ मनी, ठीक है, महंगाई को रोकने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, स्वदेशी चीजों के यूज पे जोर दिया। ठीक है, ही इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू रूल ऑफ यूजिंग आवर ओन प्रोडक्ट्स। ठीक है, उसने क्या किया कि एक नया नियम बनाया, नया कानून बनाया जिसमें उसके एरिया के जो लोग थे they have to use their own products, अपने ही शहर के अपने ही देश के प्रोडक्ट्स को यूज करना कंपल्सरी हो गया। ठीक, और जो सेना थी, जो अलाउद्दीन खिलजी की सेना थी, उसको कोई भी चीज लेना होता था, they have to buy all their expenses, all their needs from Delhi's merchant। ठीक है, दिल्ली के ही दुकानदारों से उन्हें सामान खरीदना पड़ता था। ठीक है, तो सबसे ज्यादा इसमें खतरा ये था कि कहीं महंगा ना हो जाए सामान। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी ने हर चीज का एक रेट लिस्ट तैयार किया और उस रेट लिस्ट के हिसाब से ही सामान बिकते थे। उससे अगर कोई ज्यादा बेचता हुआ पाया जाता था तो उसको सजा मिलती थी। ठीक है, he got punishment। So the fifth step is he controlled the increase of prices by owning own products। अपने ही प्रोडक्टों का, अपने ही चीजों का इस्तेमाल करने की वजह से बाहरी चीजों के दाम बढ़ने लगे थे, उनको अलाउद्दीन खिलजी ने कंट्रोल कर लिया। ठीक है, और मोहम्मद बिन तुगलक के राज्य में क्या हुआ था कि इसने क्या किया कि महंगाई बढ़ने दी। ठीक है, महंगाई जब बढ़ी तो महंगाई बढ़ने उसको रोकने की बजाय इसने टोकन करेंसी का यूज कर दिया। ठीक है, सो इंस्टेड ऑफ कंट्रोलिंग प्राइसेस, instead of controlling prices, he introduced token currency। ठीक है, टोकन करेंसी का इस्तेमाल was started by मोहम्मद बिन तुगलक इंस्टेड ऑफ कंट्रोलिंग प्राइसेस। ठीक है, महंगाई को रोकने की बजाय इसने टोकन करेंसी का यूज शुरू कर दिया। ठीक है, सो आफ्टर इट, हाँ, इसके बाद क्या हुआ कि जो जितने सारे स्टेप्स थे, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के जो स्टेप थे,
इन्होंने क्या किया, इसको एक बहुत ही बेहतर डिफेंसिव स्टेप या डिफेंसिव मेजर के रूप में देखा गया। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसने डिफेंस बहुत अच्छा, डिफेंस के हिसाब से रूल बनाया। ठीक है, इसने एक गैरिसन टाउन का निर्माण किया। ठीक है, उसके बाद इसने महंगाई को बढ़ने की जगह पे इसने कंट्रोल कर दिया। ठीक है, सो बेसिकली टू सर्वाइव दोस मंगोल अटैक्स ही प्लेड सेफली। ठीक है, इसने सेफ प्ले किया। ठीक है, सेफ प्ले कहने का मतलब ये है कि इसने डिफेंसिव मेजर्स को अप्लाई किया। बट इफ वी टॉक अबाउट मोहम्मद बिन तुगलक, he started attacking skills. ठीक है, attacking measures लेने लगा। ठीक है, he started to his first aim was to capture Mongol territory. ठीक है, ट्रांसऑक्सियाना एक नाम का मंगोल टेरिटरी है, उस पे हमला करने के लिए इसने इतनी बड़ी सेना का गठन किया। उसके खाने पीने का इंतजाम किया, जिसकी वजह से इसका सारा बोझ आ गया पब्लिक के ऊपर। ठीक है, पब्लिक के ऊपर बहुत हाई अमाउंट ऑफ टैक्स लगा दिए गए। ठीक है, टैक्स लगने की वजह से पब्लिक ने रिबेलियन वॉर छेड़ दिया। ठीक है, सो मोहम्मद बिन तुगलक took attacking measures and Alauddin Khalji took defensive measures. ठीक है, he played safely, he played in risk. इसने रिस्क लेके काम करना शुरू किया। So that is why his risks were created as a disaster. मतलब कि जैसे ही इसने मंगोल टेरिटरी पे आक्रमण किया, ठीक है, वो हार गया। ठीक है, हारने के बाद क्या किया? He disbanded his large army. अपनी बड़ी सेना का जो गठन उसने किया था उसको तोड़ दिया, उसको खत्म कर दिया। But he played safely. He take his measures in a defensive way. That is why he survived all the Mongol attacks, all the things very safely. ठीक है, इसके बाद इसने क्या किया था? कश्मीर पे भी आक्रमण कर दिया। ठीक है, so he attacked Kashmir. ठीक है, so there was a very big lose for even Kashmir. कश्मीर में जब इसने हमला किया तो कश्मीर अटैक जो था वो भी ये हार गया। ठीक है, so after it he इसने अपनी राज्य का एक सीमा निर्धारित कर दी। ठीक है, ये मेरा किंगडम है, इसकी ये सीमा है। ठीक है, ये इसकी कंट्रोलिंग एरियाज है या बाउंड्रीज है। ठीक है, सो नो वन वाज अलाउड टू एंटर इन हिज टेरिटरी विदाउट हिज परमिशन। ठीक है, सो दिस वाज द सेफ्टी मेजर्स दैट वर टूड बाय बोथ ऑफ दीस किंग्स टू सर्वाइव मंगोल अटैक्स। ठीक है, मंगोल अटैक्स के बाद इंडिया में क्या हुआ या दिल्ली सल्तनत में क्या हुआ, इसका डिस्कशन हम करते हैं इसके बाद। ठीक है, सो व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ पीपल इन 14th and 15th and 16th century? We are going to talk about that. ठीक है, so when we talk about 15th and 16th century, so let me condition of people in 15th and 16th century, 15वीं और 16वीं शताब्दी में लोगों की क्या कंडीशन थी, हम इसकी बात करते हैं। ठीक है, so when we are talking about 15th and 16th century, then there sticks a name. ठीक है, एक दिमाग में सबसे पहला नाम आता है एक रूलर का, जिसका नाम था शेर शाह सूरी। ठीक है, when we talk about 15th and 16th century, then sticks a name of a ruler whose name was Sher Shah Suri. ठीक है, शेर शाह सूरी नाम कहां से आता है? Firstly, he was a governor under his uncle's rule. ठीक है, अपने चाचा के राज्य में ये एज अ गवर्नर काम करता था। ठीक है, he was a governor of his uncle's kingdom in बिहार। बिहार के उसके चाचा के राज्य में ये एज अ गवर्नर काम करता था या गवर्नर के पद पे था। ठीक है, सो उस टाइम पे दिल्ली में मुगल एम्परर बाबर के बेटे हुमायूं का राज था। ठीक है, सो ही डिसाइडेड टू कॉन्कर दिल्ली सल्तनत। ठीक है, दिल्ली की गद्दी को इसने उसके ऊपर हमला करने का मन बना लिया। ठीक है, सो जस्ट टू conquer
conquered दिल्ली सल्तनत, दिल्ली के राज्य पे हमला कर दिया। ही अटैक्ड दिल्ली। ठीक है, जब हम शेरशाह सूरी की बात करते हैं तो शेरशाह सूरी ने दिल्ली की जो गद्दी है, दिल्ली की जो सल्तनत थी, उस पे अपना राज्य जमाने के लिए इसने सोचा। ठीक है, और इसने सोचा उसके बाद इसने दिल्ली पे आक्रमण कर दिया। ठीक है, शेरशाह सूरी इज कंसीडर्ड एज द मोस्ट गुड वॉरफेयर स्किल्स। ठीक है, he was considered as a very good warrior, he had very good warrior skills। ठीक है, उसकी युद्ध कला बहुत अच्छी थी। दैट इज व्हाई he was capable of defeating मुगल एम्परर हुमायूं 2 times। ठीक है, इसने मुगल एम्परर हुमायूं को 2 बार हराया था। ठीक है, एक बार हराया था 1555 में, एक बार हराया 1556 1557। ठीक है, 2 बार इसने मुगल एम्परर हुमायूं को हराया। नहीं, 1530-40 में एक बार हराया था और 56 से 60 के बीच में। ठीक है, सो ही वाज केपेबल ऑफ डिफीटिंग मुगल एम्परर हुमायूं 2 times। सो ही डिफीटेड मुगल एम्परर हुमायूं। ठीक है, हुमायूं को इसने 2 बार हराया था, एक बार 30-40 1530 to 1540। ठीक है, उसके बाद 1556 to 1560 में he was capable of defeating Mughal Emperor Humayun। ठीक है, so after defeating Humayun he was a new ruler of Delhi, he conquered Delhi Sultanate। ठीक है, उसके बाद इसने अपनी खुद की एक डायनेस्टी बसाई, अपना खुद का एक राज्य चलाया। ठीक है, राज्य चलाने के बाद इसने अपने राज्य में क्या क्या निर्माण करा है। ठीक है, अब उसकी बात हम करते हैं। ठीक है, सो व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी की जब बात करते हैं सबसे पहले बात आती है डेवलपमेंट्स। ठीक है, डेवलपमेंट्स की जब हम बात करते हैं, डेवलपमेंट्स ड्यूरिंग शेरशाह सूरी। ठीक है, शेरशाह सूरी की राज्य में क्या क्या डेवलपमेंट्स हुई थी इसकी अब हम बात करेंगे। डेवलपमेंट्स in the rule of शेरशाह सूरी। ठीक है, शेरशाह सूरी के राज्य में क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए हम इसकी डिस्कशन करते हैं। सो फर्स्ट थिंग दैट he developed during his reign was he developed a network of or chain of roads or known as kingdom। अपने राज्य से दूसरे राज्यों में जाने के लिए इसने एक रोड्स का नेटवर्क बनाया। ठीक है, उसने रास्ते बनवाए, रोड्स बनवाए, ताकि he was also fond of making Delhi a very good trade hub। ठीक है, इसने इकोनॉमिक हब बनाने के लिए दिल्ली को सबसे पहला मेजर क्या किया था कि build a chain of roads, a network of roads that was linked to every other kingdom of his neighbor। ठीक है, इसने क्या किया, अपने हर पड़ोसी राज्य, अपने हर पड़ोसी देश तक जाने वाले बहुत बड़े-बड़े रोड्स का, रास्तों का निर्माण कराया। ठीक है, and those roads were called as Grand Trunk Road in modern time, but at that time it was known as शेरशाह सूरी मार्ग। ठीक है, आज भी कई लोग उसको इसी नाम से जानते हैं कि शेरशाह सूरी मार्ग या ग्रैंड ट्रंक रोड। ठीक है,
सो पहला काम इसने क्या किया कि रोड्स बनवाए। दूसरा काम ये किया कि he allowed the traders from all over the world to come into Delhi and to import and export all their products in India, and he allowed all his traders to present his products worldwide। ठीक है, इसने क्या किया कि दिल्ली को एक ट्रेडिंग हब बनाने के लिए, ठीक है, पूरे विश्व से सारे ट्रेडर्स को अपने देश में बुलाया, ठीक है, उनके सामानों की निरीक्षण किया, उसको अपने देश में बिकवाया, ठीक है। उसके बाद हमारे देश के जितने भी ट्रेडर्स थे उनको अलाउ कर दिया कि वो बाहर के देशों में जाकर के ट्रेडिंग करें, ठीक है। सो सेकंड मेजर वाज he allowed traders from all over world, ठीक है, ट्रेडर्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड इसने अलाउ कर दिए टू कम इन इंडिया, ठीक है। भारत देश में एक अच्छा ट्रेडिंग हब बनाने के लिए इसने पूरे विश्व से ट्रेडर्स को अलाउ कर दिया, ठीक है। इसके बाद ये जो इसकी एम्परिंग स्किल्स थी, एम्परिंग स्किल यानी कि रूरल स्किल्स थी इसकी, दिस वाज आल्सो फॉलोड बाय द सक्सेसर ऑफ हुमायूं, ठीक है। हुमायूं के सक्सेसर अकबर ने भी इसी रूलिंग कैपेबिलिटी को, इसी रूलिंग स्टाइल को फॉलो किया, ठीक है। इसी स्टाइल को फॉलो करने से क्या हुआ कि ही वाज आल्सो मेकिंग इंडिया और दिल्ली अ वेरी गुड बिजनेसमैन, ठीक है। अकबर आल्सो वांटेड, अकबर भी यही चाहता था कि दिल्ली या इंडिया एक बहुत अच्छा ट्रेडिंग सेंटर बने, ठीक है। सो टू अलाउ or to impose a very good trading center in India, or to set up a very good center in India, he also followed Sher Shah Suri's ruling ability, ठीक है। शेर शाह सूरी का जो रूलिंग मॉडल था, it was also followed by मुगल एम्परर अकबर, ठीक है। So 1556 से 1605 तक अकबर ने राज्य किया था, ठीक है। From 1556 to 1605, Akbar followed the model of शेर शाह सूरी, ठीक है। शेर शाह सूरी का जो ये रूलिंग मॉडल था वो अकबर ने भी फॉलो किया, जस्ट टू अप्लाई अ वेरी गुड ट्रेडिंग सेंटर इन इंडिया, ठीक। इसके बाद हम चलते हैं रोम और फ्रांस के बीच, ठीक है। आफ्टर दिस वी विल टॉक अबाउट थ्री ऑर्डर्स रूल, ठीक। थ्री ऑर्डर्स रूल क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे। ये है लास्ट टॉपिक इस चैप्टर, ठीक है। सो द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज द थ्री ऑर्डर्स रूल। थ्री ऑर्डर्स, ठीक है। सो जब हम थ्री ऑर्डर्स रूल की बात करते हैं तो फर्स्टली हमारे दिमाग में नाम आता है फ्रांस कंट्री का, ठीक है। सो इट वाज द रूल दैट वाज इनिशिएटेड इन फ्रांस एंड देन फॉलोड बाय रोम एंड जर्मनी एज वेल, ठीक है। सबसे पहले ये फ्रांस में लागू हुआ था, ठीक है। इट वाज इनिशिएटेड इन फ्रांस, ठीक है, एंड followed by, it was initiated in France and followed by Rome and Germany afterwards, ठीक है। बाद में इसका यूज, इसका जो फॉलोइंग था, इसको रोम और जर्मनी ने भी बाद में फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। सो बेसिकली इस रूल में था, इस रूल में ये था कि जो थ्री ऑर्डर्स रूल है, ठीक है, तो जो फ्रांस के लोग थे, जो कंट्रीमैन थे, उनको तीन बेसिक पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। सो द पीपल ऑफ फ्रांस वर डिवाइडेड इनटू थ्री कैटेगरीज, ठीक है। तीन कैटेगरीज में डिवाइड करने का बेसिक रीजन क्या था कि दे हैव टू डिवाइड ह्यूमन बीइंग्स इनटू थ्री ऑर्डर्स और थ्री पैटर्न्स। मतलब कि जैसे इंडिया में था कि पहले
वर्ण सिस्टम था, ठीक है। वर्ण सिस्टम में लोगों को 4 वर्णों में बांट दिया गया था, ठीक है। फर्स्ट वर्ण में आते थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, फिर शूद्र। दिस वाज द कैटेगराइजेशन ऑफ पीपल इन इंडिया, ठीक है। सो लाइक दैट ओनली in France the people were divided into 3 basic categories. The first category was who prayed, ठीक है। प्रेड का मतलब जो पूजा पाठ करते थे या फिर जो पुजारी हुआ करते थे, ठीक है। पहली कैटेगरी में आते थे पूजा पाठ करने वाले, ठीक है। दूसरी कैटेगरी में आते थे हु फॉट, FOUGH। फॉट का मतलब ये है कि जो अपने धर्म की, अपने राज्य की रक्षा करते थे, वो आते थे दूसरी कैटेगरी में। अगर हम तीसरी कैटेगरी की बात करते हैं, दोज हु कल्टिवेटेड या टिल्ड द लैंड, यानी कि जो अनाज उगाते थे या फिर खाने पीने से संबंधित जो लोग थे, वो तीसरी कैटेगरी में आते थे। सो इस 3 कैटेगरी के लोगों को कभी एक दूसरे को इंटरफेयर करने का रूल नहीं था। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल था कि ये तीनों कभी एक दूसरे में इंटरफेरेंस नहीं कर सकते थे, ठीक है। इनका काम है कल्टीवेशन का, सो दे विल कल्टीवेट द लैंड। इनका काम है फाइटिंग का या फिर रक्षा करने का, तो ये रक्षा ही करेंगे। इनका काम है पूजा पाठ करने का, सो दे विल ओनली प्रे, ठीक है। दे विल नॉट इंटरफेयर इन एनी ऑफ दीस 3 कैटेगरीज, ठीक। सो इससे बेसिकली होता क्या था, जो चर्च, ठीक है। एज वी नो फ्रांस इज अ क्रिश्चियन कंट्री। ये क्रिश्चियन कंट्री का मतलब ये है वहां पे जो मेजॉरिटी रिलीजन है वो है क्रिश्चियन, ठीक है। सो जस्ट टू maintain the Christian rule in that country and just अपने धर्म का प्रचार करने के लिए, ठीक है। अपने धर्म का प्रचार करने के लिए ये जो सेकंड कैटेगरी थी, इसका यूज भी लोग करते थे, जस्ट टू प्रेजेंट देयर रिलीजन ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। पूरे विश्व में अपने धर्म का प्रचार करने के लिए ये लोग इस दूसरी कैटेगरी का यूज करते थे। और जो धर्म की रक्षा के लिए करते थे, इनको कहते थे नाइट्स, ठीक है, नाइट्स कहते थे। So this was the rule that influenced in France, and after that it was followed by Rome and Germany. So it is not important as compared to our topic, our chapter. So this was only a type of ruling that was introduced in France, and after that it was followed by Germany and Rome. So this was the last topic that I covered in this part, okay. So if you have any queries, if you have any confusion related to this topic, please put that queries in the comment section below, and I will definitely answer all your queries in the next video. So thank you for watching, okay. So homework, let us talk about the homework of this video, okay. Sixth part का homework ये है। Find the areas which was under control of, find the areas या फिर find the areas find the areas or kingdom that was under control of मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। तो इसमें पता ये करना है कि मोहम्मद बिन तुगलक के राज्य में, ठीक है, जब मोहम्मद बिन तुगलक was ruler of Delhi, so you have to find that which areas or kingdoms were under control of मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। मतलब मोहम्मद बिन तुगलक के अधीन कौन-कौन से राज्य थे, that you have to find, okay. So thank you for watching this video. So we will start a new chapter in next video, okay. Thank you.